स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री की जयपुर में जनसंवाद रैली। केंद्र और राजस्थान सरकार की 12 योजनाओं के करीब 2.5 लाख लाभार्थियों से संवाद। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 13 शहरी परियोजनाओं की रखी आधारशिला। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव 7 कराने के प्रस्ताव पर मंथन जारी। विधि आयोग की 2 दिन की बैठक दिल्ली में शुरू। कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक देश एक चुनाव के सुझाव पर विचार। कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश। नागपुर में स्कूल बंद। असम में बाढ़ की चपेट में 50,000 से ज्यादा लोग। 13 राज्यों में भारी बारिश की आशंका। नेपाल में फंसे कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम पूरा। हिल्सा और सिमिकोट से आज बचाए गए 160 लोग। पिछले 5 दिनों में विमान और हेलीकॉप्टर से निकाले गए 1400 से ज्यादा लोग। और फीफा विश्व कप क्वार्टर फाइनल में आज स्वीडन का इंग्लैंड और रूस का क्रोएशिया से मुकाबला। कल हुए मुकाबले में फ्रांस ने उरुग्वे और बेल्जियम ने ब्राजील को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं और वो केंद्र सरकार की 7 और राज्य सरकार की 5 कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। जनसंवाद में राजस्थान के सभी 33 जिलों के करीब 2.5 लाख लाभार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री जिन 12 योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना, भामाशाह स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, श्रमिक कल्याण कार्ड, मुख्यमंत्री पालनहार योजना, छात्रा स्कूटी वितरण योजना और दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 13 शहरी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। इनमें पुराने उदयपुर के लिए एकीकृत संरचना पैकेज, अजमेर के लिए एलिवेटेड रोड परियोजना और अजमेर भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, सीकर और माउंट आबू में जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही धौलपुर, नागौर, अलवर और जोधपुर में एसटीपी का अपग्रेडेशन और बूंदी, अजमेर और बीकानेर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत परियोजनाओं की आधारशिला और कोटा के दशहरा मैदान परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। और इस वक्त यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। अपने खुद की तरक्की करने का, दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी और हम सब खड़े हैं। जो योजना हमने बनाई उनको पूरी तरह से जमीन पर लाने का काम हम लोगों ने किया है। हमारी योजनाएं भाइयों, लाभार्थी सामने बैठे हैं लाखों लोग और उन तक हमने अपनी स्कीम लाने की पूरी कोशिश की है। योजनाओं के लाभार्थी केवल उनके परिवार के लोग थे, यह कांग्रेस में यह है फर्क हमारे और उनमें। लाभार्थी तो उनके खुद के परिवार के थे। हमारे लाभार्थी लाखों की संख्या में, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनता, हमारा परिवार है जो पूरे राजस्थान के अंदर हमने इसको पहुंचाने की कोशिश की है। हमने पूरे प्रदेश को 36 के 36 कौम को अपना परिवार माना, सेवा को अपना धर्म माना और रात और दिन परिश्रम करके योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। हम समझते हैं कि जनता के लिए काम करना है और जनता की खुशहाली से ही राजस्थान आगे बढ़ेगा, उनकी खुशहाली से ही भारत आगे बढ़ेगा और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया संबोधित कर रहे हैं और कुछ ही पलों में जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल जनसंवाद रैली में हिस्सा ले रहे विभिन्न योजना के लाभार्थियों से हमारे संवाददाता रवींद्र सिंह शोरान ने बातचीत की।
जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत लाभार्थी लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं, जिसके तहत वो लोगों से सीधा फीडबैक लेंगे कि किस तरीके से उनको अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है, किस तरीके से उनमें सुधार आगे किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ इस तरह के लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिला। क्या फायदा आपको मिला है, कहाँ से आए हैं आप? हम चित्तौड़ प्रतापगढ़ जिले से आए हैं, तहसील छोटी सादड़ी, गांव मानपुरा जागीर। हमें प्रधानमंत्री मंत्री जी ने जो भी योजना निकाली उनसे बहुत ही अच्छा फायदा मिला। जैसे श्रमिक कार्ड योजना है, श्रमिक कार्ड के अंतर्गत जैसे विवाह किया जाता है, लड़की का अगर 18 साल की हो जाती है और लड़की का विवाह किया जाता है तो उसको 55,000 रूपए की नगद राशि दी जाती है। आपको भाई साहब क्या फायदा, कौन सी स्कीम का लाभ मिला है? हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। आवास मिल गया? हाँ। क्या मिला जी? उसमें तो दीनदयाल वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा में ट्रेन से हमने यात्रा की और ट्रेन का समय अच्छा रहा, यात्रा अच्छी रही और अच्छा स्कीम है। अच्छी। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के बारे में चर्चा के लिए विधि आयोग की 2 दिन की बैठक आज से शुरू हो गई है। इसमें आयोग के पदाधिकारियों के साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। 7 राष्ट्रीय और 59 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि साथ चुनाव कराने पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने चुनाव खर्च कम करने और बार बार चुनाव से विकास कार्यों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव साथ कराने पर विचार का सुझाव दिया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संगठनों से सरकार की ओर से आंखों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में सहयोग की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आई केयर सेक्टर की चुनौतियों को देखते हुए सरकार के साथ पंचायतों और स्थानीय निकाय संस्थाओं को इसमें शामिल होना होगा। चेन्नई में आज इंडियन इंट्राओक्यूलर इम्प्लांट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी सम्मेलन में शिरकत करते हुए उपराष्ट्रपति ने नेत्रदान को समाज में बढ़ावा देने की अपील की। If you start doing service and then if you start enjoying this profession, then you will be able to work more and give the best to the society rather than treating it as an employment opportunity. It's a mission. That missionary attitude has to be there. We all know that vast sections of the people inhabiting the margins of our society in the rural area are in the need of quality eye care, but they cannot afford the prohibitive cost of treatment being charged by the private eye care hospitals alone. We therefore need to make our public sector eye care hospitals equipped with the latest technologies for quality treatment. नेपाल में फंसे सभी भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रियों को आज निकाल लिया गया। बचाव दल ने सुबह 160 तीर्थयात्रियों को हिल्सा और सिमिकोट से निकाल लिया। इससे पहले कल तक 1225 लोगों को सिमिकोट से निकालकर नेपालगंज और सुरखेत पहुंचा दिया गया था। खराब मौसम के चलते करीब 1,500 कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री हिल्सा, सिमिकोट और तिब्बत की ओर फंस गए थे। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने नेपाल सरकार के साथ मिलकर 2 जुलाई से तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए अभियान शुरू किया था। अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले रास्ते पर पिछले कई दिनों से फंसे हुए करीब 326 तीर्थयात्रियों को कल हेलीकॉप्टरों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। बारिश और रास्ते खराब होने के कारण ये लोग पंचतारणी के पास फंसे हुए थे। राज्यपाल के निर्देश के बाद इन सभी को निकालकर बालटाल आधार शिविर पहुंचा दिया गया। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने से बालटाल संगम पवित्र गुफा मार्ग की हालत खराब हो गई। इस वजह से बालटाल और पहलगाम से आगे की चढ़ाई कर कई बार रोकनी पड़ी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन वोरा ने शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा को लेकर आपात बैठक की। उन्होंने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें BSNL से मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने को कहा गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टरों के लिए पर्याप्त ईंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा यात्रा के रास्ते में माइक्रो ATM लगाने और रास्तों की हालत सुधारने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के तबादले को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि केंद्र के 2015 के आदेश के मुताबिक सर्विसेज का मामला दिल्ली विधानसभा को नहीं दिया जा सकता और ये स्थिति आज भी लागू है। उन्होंने कहा कि सेवाओं से जुड़े मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ को फैसला करना है और फैसला आने तक मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी। उपराज्यपाल का बयान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात के बाद आया। दोनों नेता उपराज्यपाल से इसी मसले पर बात करने गए थे। उपराज्यपाल ने पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल को सहयोग और समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल जैसी 2 व्यवस्थाएं हैं और इनका नियंत्रण राष्ट्रपति के पास है। वहीं उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू
नहीं करने का आरोप लगाया था। ये बेहद गंभीर मामला है कि सीधे सीधे वो मान रहे हैं इस बात को कि हाँ भाई 3 सब्जेक्ट्स के अलावा सारी पावर आपकी है, लेकिन वो एक उलझाने वाली बात होती है ना, जब आपने करना नहीं है तो कोई बहाना ढूंढते हैं, वो बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में सेवा से संबंधित मामलों में कोई भी अंतिम विचार अपनाना मौजूदा कानून के खिलाफ होगा, क्योंकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल से कानून का पालन करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किसी अंश की अनदेखी करने का सुझाव नहीं दिया गया है। उधर मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पिछले साल उपराज्यपालों को दी गई शक्तियों को लेकर दिए गए उसके 2 स्पष्टीकरणों की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। पुदुचेरी के कांग्रेस विधायक के लक्ष्मी नारायणन ने पिछले साल 27 जनवरी और 16 जून को गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरणों पर एक याचिका दायर की थी। गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया था कि केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पास एक राज्य के राज्यपाल से अधिक शक्तियां होती हैं और वो मंत्रिमंडल की सलाह के बिना काम कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल किए जाने की वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट से कल रिटायर हुए जस्टिस आदर्श कुमार गोयल के विदाई समारोह के मौके पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार से हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की अधिकतम उम्र 62 साल से बढ़ाने पर विचार करने की अपील की। इस बीच जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को एनजीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस गोयल अगले 5 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। जस्टिस स्वतंत्र कुमार के एनजीटी चेयरमैन पद से रिटायर होने के बाद पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से पद खाली था। उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई से पॉलिथीन बैग और सामान्य उपयोग की प्लास्टिक की चीजों पर पाबंदी लग जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाराबंकी में वन महोत्सव के दौरान ये ऐलान किया। उन्होंने 15 जुलाई से प्लास्टिक से बने कप, ग्लास और पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रतिबंध के तरीकों पर अभी विचार चल रहा है और संबंधित विभाग से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। महाराष्ट्र में भी कुछ दिन पहले से ऐसा ही प्रतिबंध लागू हुआ है। श्रीलंका में रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर हबनटोटा के मट्टाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के लिए एक साझा उद्यम बनाने के लिए सहमति हुई है। श्रीलंका के नागर विमानन मंत्री निमल श्रीपाल डी सिल्वा ने श्रीलंका की संसद में ये जानकारी दी। यह हवाई अड्डा राजधानी कोलंबो से 241 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इसे 21 करोड़ डॉलर की लागत से बनाया गया है, लेकिन वहां से ज्यादा उड़ान न होने के कारण ये घाटे में है। इसे विश्व का सबसे खाली हवाई अड्डा कहा जाता है। पाकिस्तान की जवाबदेही कोर्ट ने कल पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 1 करोड़ डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। नवाज की बेटी मरियम नवाज को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है और 26 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। नवाज शरीफ के दामाद सफदर को 1 साल की सजा सुनाई गई है। नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के 3 मामले लंबित हैं और पहले मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। नवाज को लंदन के एवनफील्ड हाउस में भ्रष्टाचार के जरिए 4 फ्लैट खरीदने का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने इन 4 फ्लैट को जब्त करने का आदेश भी दिया है। नवाज फिलहाल लंदन में है, जहां उनकी पत्नी कुलसुम नवाज का कैंसर का इलाज चल रहा है। पनामा पेपर में जानकारी सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल प्रधानमंत्री पद से नवाज शरीफ को बर्खास्त कर दिया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं। इस मामले में नवाज के दोनों बेटे हसन और हुसैन भी आरोपी हैं और अदालत ने उन्हें अपराधी घोषित कर रखा है। अमेरिकी प्रतिबंधों की चेतावनी के बावजूद 2015 में हुए परमाणु समझौते के बाकी पक्षकारों ने ईरान के तेल निर्यात का समर्थन किया है। वियना में हुई बैठक के बाद शुक्रवार को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन ने समझौते को लेकर प्रतिबद्धता जताई। इन देशों ने कहा कि वो ईरान के साथ व्यापार और निवेश संबंध भी बरकरार रखेंगे। रूस और चीन के साथ 3 यूरोपीय देशों ने ईरान को आर्थिक लाभ पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। अमेरिका ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते से 2 महीने पहले बाहर हो गया था। रूस और चीन सहित 3 यूरोपीय देशों ने कहा कि वो 2015 के समझौते का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें ईरान के तेल और गैस के अन्य ऊर्जा उत्पादों को जारी रखना है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध तेज हो गया है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की आलोचना की है और इस मामले की शिकायत विश्व व्यापार संगठन में विस्तार से रखने की बात कही है।
अमेरिका ने शुक्रवार से $34 बिलियन के कई चीनी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा दिया था और आने वाले 2 सप्ताह में चीन से आयात होने वाली कुछ और वस्तुओं में टैरिफ और लगाने की बात कही थी। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आयात होने वाली चीजों पर टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप चीन पर बौद्धिक संपदा के हनन और व्यापार घाटे को गैर वाजिब तरीके से बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। चीन के अलावा ट्रंप प्रशासन का ट्रेड वॉर कनाडा, मेक्सिको और यूरोपीय संघ से भी जारी है। अगले हफ्ते ब्रसेल्स में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सदस्य देशों को संगठन के रक्षा खर्च में योगदान बढ़ाना चाहिए। ट्रंप ने कल एक कार्यक्रम में कहा कि वो नाटो के सदस्य देशों से कहेंगे कि वो अपने बिलों का भुगतान शुरू करें। केवल अमेरिका हर चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूरोप की रक्षा खर्च का 70 से 90% वहन कर रहा है, लेकिन यूरोपीय देश अमेरिका के साथ व्यापार में भेदभाव कर रहे हैं। 1949 में बने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में अमेरिका और यूरोप समेत 29 सदस्य हैं। समूह का मुख्यालय ब्रसेल्स में है, जहां अगले हफ्ते नाटो के सदस्य देशों के नेता शिखर सम्मेलन के लिए जुटेंगे। खबरें खेल जगत से। भारतीय कोचों की सैलरी अब दुगनी होगी। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि अब भारतीय कोच की सैलरी के स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए इसे दुगना किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पहले भारतीय कोच को अधिकतम 1 लाख प्रति महीने की सैलरी मिलती थी। बैठक में भारतीय खेल प्राधिकरण का नाम बदलकर अब स्पोर्ट्स इंडिया रखे जाने और ई लाइब्रेरी बनाने का भी फैसला लिया गया है। ई लाइब्रेरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा, जिसके बनने के बाद इससे उसे अन्य देशों की ई लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा ताकि भारत के खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ियों से सीख सकें। इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो अब बहुत अच्छे कोचेस बन सकते हैं। तो ये कैप किस लिए हो? विदेश के जो कोच होते हैं उनको हम जो भी वो तनख्वाह मांगते हैं वो तनख्वाह देते हैं। जिन कोचेस की सैलरी जो उसका कैप होगा दैट विल बी डबल, तो इट विल बी एटलीस्ट 2 lakhs एंड देन ऑन केस टू केस बेसिस इट कैन इवन बी हायर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खेलकूद को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कल पुदुचेरी में खेल परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खेलों के लिए परीक्षा में अलग से नंबर मिलने चाहिए और नौकरी में खिलाड़ियों का कोटा भी होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शारीरिक शिक्षा हासिल करना सभी नागरिकों का अधिकार है। उन्होंने खेलों से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं और इनके रखरखाव के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर भी जोर दिया। Sports must be made a compulsory subject and there should be extra marks in the examination for the sports. And you should also give employment also quota in the sports. That is very much required. I hope the state government and the central government, they all focus on this activity in the coming days. बात फीफा विश्व कप की। फीफा विश्व कप में कल 2 अहम क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। उरुग्वे और ब्राजील विश्व कप से बाहर हो गए हैं। फ्रांस ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में उरुग्वे को 2-0 से हराकर इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस की तरफ से राफेल वरान ने 40वें और एंटोइन ग्रीजमैन ने 61वें मिनट में गोल दागे। फ्रांस ने पहली बार विश्व कप में उरुग्वे को हराया है। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में 5 बार के चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच शुरू होते ही दोनों टीमें एक दूसरे पर पहले बढ़त लेने की होड़ में थी, लेकिन पूरे मैच के दौरान ब्राजील मात्र एक ही गोल दाग पाई। बेल्जियम ने 13वें मिनट में किए गए गोल से खाता खोला, जबकि केविन डी ब्रुयन ने 41वें मिनट में दर्शनीय गोल करके उसकी बढ़त दुगनी कर दी। ब्राजील की तरफ से स्थानापन्न रोनाल्डो ऑगुस्टो ने 76वें मिनट में गोल किया। अब सेमीफाइनल में बेल्जियम का मुकाबला फ्रांस से 10 जुलाई को होगा। फीफा विश्व कप में आज 2 अहम क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला स्वीडन और इंग्लैंड के बीच 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंतिम 16 के मुकाबले में कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में हराने के बाद इंग्लैंड के हौसले बुलंद हैं। बेशक स्वीडन का डिफेंस मजबूत हो, लेकिन इंग्लैंड ने पिछले 8 मुकाबलों में से केवल एक बार ही उसे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दोनों टीमों को एक दूसरे के खिलाफ विश्व कप में अपनी पहली जीत का इंतजार है। ग्रुप स्टेज पर दूसरे स्थान पर रहने वाली इंग्लैंड की टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को हराया था। वहीं स्वीडिश टीम स्विट्जरलैंड को हराकर अंतिम 8 में पहुंची है।
दूसरा मुकाबला मेजबान रूस और क्रोएशिया के बीच रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। क्रोएशिया 1998 के बाद पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के इरादे से शनिवार को मेजबान रूस के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा। क्रोएशिया ने नॉकआउट मुकाबले में डेनमार्क को पेनल्टी में हराया, जिसके बाद टीम यहां के आत्मविश्वास के साथ पहुंची है। वहीं रूस की टीम शानदार प्रदर्शन किया है। रूस ने विश्व कप में स्पेन जैसी मजबूत दावेदार का सफर खत्म किया है। बात क्रिकेट की। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे T20 मैच में 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 149 रनों की चुनौती दी थी, जिसे मेजबान टीम ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की जीत में एलेक्स हेल्स ने नाबाद 58 रन बनाए। वहीं बेयरस्टो ने 28 रनों की अहम पारी खेली। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। अब सीरीज का आखिरी मैच रविवार को खेला जाएगा। ये मुकाबला ब्रिस्टल के मैदान पर होगा। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय की हार के साथ ही इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती खत्म हो गई है। सिंधु को चीन की ही बिंगजियाओ ने हरा दिया। महिला सिंगल्स में ही बिंगजियाओ ने सिंधु को 21-14, 21-15 से शिकस्त दी। वहीं पुरुष एकल में प्रणय को शी युगी ने हराया। प्रणय को युगी ने 21-17, 21-18 से मात दी है। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके फ्रांस के जोड़ीदार रॉजर वासलिन विंबलडन से बाहर हो गए हैं। बोपन्ना और वासलिन की जोड़ी को जोए सालिसबरी और डेनमार्क के फेडरिक ने हराया। बोपन्ना और वासलिन की जोड़ी मैच ही पूरा नहीं कर पाई और रिटायर हो गई। इस वजह से जोए और निल्सन की जोड़ी 4-6, 6-7 से जीत गई। वहीं विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में उलटफेर का दौर जारी है। वीनस विलियम्स भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। वीनस को नीदरलैंड्स के किकी बेर्टेंस ने शिकस्त देकर बाहर करके रास्ता दिखाया। पूर्व विश्व नंबर 1 वीनस प्रतियोगिता से बाहर होने वाली शीर्ष 10 वरीय की 8वीं खिलाड़ी हैं। गर्बाइन मुरुगुजा, कैरोलाइन वोजियांकी, पेत्रा क्वितोवा और स्लोन स्टीफन्स विंबलडन के पहले दौर में ही प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी हैं। उधर अपना विजय अभियान जारी रखते हुए रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स अगले दौर में पहुंच गए हैं। बात मौसम की। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश हो रही है। भारी जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भरने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रेटर मुंबई, ठाणे समेत कई उपनगरीय क्षेत्रों में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बेंगलुरु में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। नागपुर में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। नागपुर में भारी बारिश के चलते 12वीं तक के स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। वहीं मानसून और भारी बारिश को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ की 46 टीमों को बाढ़ की आशंका वाले 14 राज्यों में तैनात किया है। असम में 7 जिलों में क्षेत्रों में पानी घुसने से 51,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 85 गांव में 51,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में ब्रह्मपुत्र और जियाभारली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश भर में मौसम के हाल पर। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। नमस्कार।